हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैम बायो क्लासेस में। तो लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th का चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें हमने डिस्कस किया था लास्ट कि कौन कौन सी इसकी टर्म्स होते हैं, तो हमने टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा था। एंड लास्ट वीडियो में हमने जेनेटिक्स क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, इसको डिस्कस किया था। अब हम पढ़ेंगे मैंडल्स ने कौन कौन से लॉ दिए थे इनहेरिटेंस के ऊपर। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, वंशागति। इनहेरिटेंस के ऊपर मेंडल के कौन कौन से लॉ थे, तो मेंडल ने दो लॉ दिए थे। फर्स्ट हमने पढ़ना है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब डोमिनेंस क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। दो तरह के ट्रेट्स हमने पढ़े हैं, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। डोमिनेंट का मतलब जो अपनी पावर को ज्यादा शो करता है, एंड रेसेसिव का मतलब क्या होता है, जो अपनी पावर को ज्यादा शो नहीं कर पाता, जो दब के रह जाता है। ऐसे करेक्टर्स जो दबे रह जाते हैं उन्हें हम रेसेसिव करेक्टर्स कहते हैं, और जो खुल के अपने करेक्टर्स को शो करते हैं, अपनी पावर को शो करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डोमिनेंट करेक्टर्स। तो उसी के ऊपर उन्होंने जो लॉ दिया था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है क्या मेंडल का, तो सबसे पहले मेंडल ने इसमें बात की थी फैक्टर्स की। इन्होंने बताया था कि जो भी करेक्टर इनहेरिटेंस होते हैं, यानी जो भी करेक्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन जाते हैं, वो किसके थ्रू जाते हैं, फैक्टर्स के थ्रू। तो इन्होंने क्या कहा था, करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय, इन्होंने वर्ड यूज किया फैक्टर। इन्होंने कहा कि जितने भी हमारे करेक्टर्स होते हैं वो एक चीज होती है बॉडी में, फैक्टर्स, उसके थ्रू कंट्रोल होते हैं, एंड उसके थ्रू ही जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होते हैं, यानी कि पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जाते हैं। और जो ये फैक्टर वर्ड था ये यूज किया था मेंडल ने। इन्हीं फैक्टर्स को आज हम जानते हैं जीन्स के नाम से, जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। मेंडल ने उन्हें ही फैक्टर्स कहा था। मेंडल ने जीन वर्ड डिस्कवर नहीं किया था, जीन वर्ड मेंडल के बाद आया है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि फैक्टर क्या है, जीन्स क्या है, दोनों एक ही चीज है। बस मेंडल ने जीन्स को फैक्टर बोला था, ठीक है। तो डोमिनेंस में उन्होंने क्या बताया कि ऐसे बॉडी में हमारे कुछ करेक्टर्स होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से बच्चों में, किसके थ्रू, फैक्टर्स के थ्रू, ठीक है। सेकंड उन्होंने बताया था, तो ये तो इनका फर्स्ट जो बताया था। सेकंड उन्होंने कहा था कि जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं, फैक्टर्स हमेशा किस में होंगे, पेयर्स में। हमने ये तो डिस्कस किया था ना लास्ट कि जो जीन्स में कैरेक्टर्स होते हैं वो किस में होते हैं, पेयर्स में, ठीक है। तो फैक्टर्स अकर इन पेयर्स, हमेशा क्या होंगे, पेयर्स। अभी जैसे डिस्कस किया था कि कैपिटल टी के फॉर्म में होंगे तो टॉल हो गया करेक्टर, स्मॉल टी के फॉर्म में होंगे तो कौन सा करेक्टर होगा, ड्वार्फ। तो जो फैक्टर्स हैं जो कैरी करते हैं करेक्टर्स को, तो करेक्टर हमेशा कैसे होंगे, पेयर में। तीसरी इन्होंने बात कही थी कि अगर कोई भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, लाइक दिस कंडीशन, हमने कहा था कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर कोई हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो उसमें जो एक एलिल होगा पेरेंट का वो हमेशा क्या होगा, डोमिनेंट। तो एक क्या होगा, डोमिनेंट, तो अपनी पावर को ये क्या करेगा, ज्यादा शो करेगा। और जो दूसरा ट्रेट होगा यानी कि स्मॉल टी है, वो क्या होगा, रेसेसिव। तो जो रेसेसिव करेक्टर होगा यानी जो रेसेसिव ट्रेट होगा वो अपने आप को ज्यादा शो नहीं कर पाएगा कंपैरिजन टू डोमिनेंट। लेकिन याद रखना हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है, ये वाली, यानी या तो कैपिटल टी यानी कि क्या तो कंप्लीटली डोमिनेंट होगा, इसे हम प्योर डोमिनेंट कहते हैं, या होगा प्योर रेसेसिव। ये कंडीशन नहीं, हम बात कर रहे हैं हेट्रोजाइगस की। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने बताया था कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है और अगर हेट्रोजाइगस कोई पेरेंट है, मतलब कि अगर किसी बच्चे, किसी इंडिविजुअल के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर कोई हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो वो हमेशा जो डोमिनेंट वाला करेक्टर है उसी को शो करेगा, रेसेसिव करेक्टर अपने आप को शो नहीं कर पाएगा। तो यही था इनका लॉ ऑफ डोमिनेंस की, जो पावर है डोमिनेंस की वो शो होगी, बट जो रेसेसिव है वो दब के रह जाएगा, और इंडिविजुअल हमें कैसा दिखाई देगा, डोमिनेंट। लेकिन करेक्टर दोनों होंगे, डोमिनेंट भी होगा और रेसेसिव भी होगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इन हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ऑर्गेनिज्म किसकी बात कर रहे हैं, जो F1 जनरेशन आई है, जो मैंने आपको लास्ट क्रॉस बताया था मेंडल का, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, उसमें पढ़ा है ना, F1 जनरेशन F2 जनरेशन। तो जो F1 जनरेशन आती है वो हमेशा कौन सी होती है, हेट्रोजाइगस, ठीक है। इन हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन
out of the two alleles. अब एलेल्स क्या है मुझे बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको जानना है तो आपको इससे पहले के जो लेक्चर्स है वो देखने पड़ेंगे. एक्सप्रेस इटसेल्फ, तो कौन सा वाला एक्सप्रेस करेगा? जो डोमिनेंट होगा, जो डोमिनेंट ट्रेट होगा. अब ट्रेट क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, वो सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, बार बार रिपीट नहीं करेंगे. तो जो हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म है उसमें से जो डोमिनेंट है, जो एलेल डोमिनेंट है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, व्हाइल द अदर रिमेन्स हिडन. यानी कि एक तो जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, बट जो एक कैरेक्टर है वो छुपा रह जाएगा. और जो छुपा रह जाता है कैरेक्टर उसे हम क्या बोलते हैं? रेसेसिव ट्रेट. मतलब कि जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो दबा रह जाएगा, बट जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपने आप को शो करेगा इन एवन जनरेशन. ठीक है, तो इतना कहा था मैंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में. अच्छा, इन्होंने एक बात और कही थी, जो मैंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, जब मैंडल ने लॉ दिया था तब तो उन्हें लगा था कि हर एक चीज पर ये अप्लाई होता है, बट बाद में इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस देखे गए. तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है वो हमेशा यूनिवर्सली अप्लाई नहीं होता हर एक ऑर्गेनिज्म पे. मतलब अपने अपने अलग अलग केसेस हैं. तो कुछ केसेस में लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई होता है, बट कुछ केसेस में जो डोमिनेंस पावर है वो शो नहीं हो पाती. तो ये यूनिवर्सली सभी पर अप्लाई नहीं होता, ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है. ठीक है, सो दिस लॉ इज नॉट universally applicable. क्यों नहीं है? क्योंकि बिकॉज क्योंकि एक्सेप्शंस इसमें प्रेजेंट है. नेक्स्ट जो लॉ था इनका वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट करना, किसी भी चीज को एक चीज से अलग करना. तो आप कह सकते हैं इसे अलग करना भी कह सकते हैं. अगर कोई दो चीजें मिक्स हो गई हैं आपस में तो उनको सेपरेट करना, उसे हम सेग्रीगेशन कहते हैं या सेग्रीगेट करना कहते हैं. तो जो मैंने आपको इससे पहले बताया लॉ ऑफ डोमिनेंस, मैंने उसको आपको उसमें बताया था कि जो F1 जनरेशन आई थी वो क्या आई थी? टॉल. 100% टॉल थी ना. क्यों? क्योंकि जो एक करेक्टर था वो ज्यादा अपने आप को पावर को शो कर पाया था. टॉल वाला जो करेक्टर था वो डोमिनेंट करेक्टर था, वो अपने आप को ज्यादा शो कर पाया. बट जो रेसेसिव करेक्टर था वो अपने आप को शो नहीं कर पाया. तो जो F1 जनरेशन आई, यानी कि जो हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म आया F1 जनरेशन में, वो क्या आया? टॉल. 100% टॉल आया, बट कंडीशन क्या थी? हेटेरोजाइगस कंडीशन थी. तो मैंडल ने बताया कि जो F1 जनरेशन में यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो डोमिनेंट पावर शो हुई थी, जो मैंने आपको इससे पहले समझा रही थी ना कि जो F1 जनरेशन थी उसमें डोमिनेंस पावर शो हुई थी F1 जनरेशन में. बट जैसे ही F1 जनरेशन के जो गैमेट्स हैं वो सेपरेट होते हैं, जब आप गैमेट्स को अलग अलग करेंगे तो जो F2 जनरेशन के जो इंडिविजुअल्स आते हैं, यानी जो F2 जनरेशन की प्रोजेनी आती है, वो कैसी बनेगी? उसमें क्या होगा? जो प्योर कैरेक्टर्स होंगे वो आपस से हट जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे. वो क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे. एंड प्योर डोमिनेंस भी शो होगा और प्योर रेसेसिव भी शो होगा. यही बात कही थी मैंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में. क्या कहा था? टू फैक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टर. कौन कौन से फैक्टर्स? दिस, यानी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. टू फैक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल डू नॉट गेट मिक्स. यानी कि जब एक कैपिटल टी स्मॉल टी बना तो एक कैरेक्टर क्या था? डोमिनेंस, और एक कैरेक्टर क्या था? रेसेसिव. तो F1 जनरेशन में वो आपस में मिक्स नहीं हुआ. प्रेजेंट दोनों कैरेक्टर थे इंडिविजुअल में, बट वो आपस में मिक्स नहीं हुए. दोनों प्रेजेंट रहे, बट रेसेसिव ने अपनी पावर शो नहीं की. बट गायब तो नहीं हुआ ना, ये कैपिटल टी तो नहीं बन गया. ये क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी. दोनों प्रेजेंट थे, बट दोनों ही कैरेक्टर आपस में मिक्स नहीं हुए. बट जो रेसेसिव था वो दबा रह गया, जो डोमिनेंस था उसने अपनी पावर को ज्यादा शो कर दिया इन F1 जनरेशन. ठीक है,
तो उसके बाद जो ईच एलील रिटेन इट्स आइडेंटिटी, मतलब अपनी आइडेंटिटी को उन्होंने बनाए रखा कि जो डोमिनेंट है वो डोमिनेंट रहा, जो रेसेसिव था वो रेसेसिव रहा, इवन दो दे रिमेन टुगेदर, मतलब एक साथ रहे दोनों। F1 जनरेशन में एक ही बॉडी के अंदर कैपिटल टी भी था, स्मॉल टी भी था, दोनों साथ में रहे, बट अपनी आइडेंटिटी को उन्होंने लूज नहीं किया, वो मिक्स नहीं हुए, एंड दे सेग्रीगेट, मतलब वो अलग हो गए ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जैसे ही F2 जनरेशन के इनका गैमेट फॉर्मेशन हुआ, अब हम गैमेट फॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा, ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, ऐसे तो बन गए गैमेट्स। अब इन गैमेट्स को हम क्या करेंगे, F2 जनरेशन में यूज करेंगे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी किससे क्रॉस करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो गैमेट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, एक तो गैमेट बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों गैमेट अलग हो गए ना, और फिर क्या होगा, ये भी दोनों गैमेट अलग हो गए, ये कैसे बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो F2 जनरेशन आई उसमें F1 जनरेशन के जो गैमेट्स थे, यानी कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ एक इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट थे और बना रहे थे टॉल करेक्टर, जैसे ही F2 जनरेशन आई वो एक क्या हो गए, दोनों के दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए, सेग्रीगेट हो गए, अलग अलग हो गए, और अलग अलग क्रॉस करके उन्होंने क्या करा, अपनी आइडेंटिटी को शो किया। यानी जो स्मॉल करेक्टर था वो भी दिखाई दिया और जो डोमिनेंट करेक्टर था वो भी दिखाई दिया। वो आपस में मिक्स नहीं हुए, एक दूसरे से सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए और अपनी आइडेंटिटी को शो किया। यही था इनका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि कितना भी डोमिनेंस पावर शो हो जाए भाई, कितना भी रेसेसिव दब कर रह जाए, लेकिन जैसे ही उसका मौका आएगा, F2 जनरेशन आएगी, जो रेसेसिव करेक्टर है वो भी अपनी पावर को शो करेगा, एंड F2 जनरेशन में रेसेसिव करेक्टर भी दिखाई देगा प्योर, एंड प्योर डोमिनेंट करेक्टर भी दिखाई देगा, क्योंकि F1 जनरेशन में वो साथ में प्रेजेंट है, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, बट आपस में मिक्स नहीं हुए हैं, अपनी आइडेंटिटी को उन्होंने बनाए रखा है, कैपिटल टी भी रहा, स्मॉल टी भी रहा, ठीक है। और जैसे ही मौका आया स्मॉल टी के पास, वो कैपिटल टी से अलग हुआ और अपना प्योर करेक्टर उसने शो कर दिया और F2 जनरेशन में बना दिया प्योर ड्वार्फ, ठीक। एंड जो ये लॉ है वो यूनिवर्सल है, दिस लॉ इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ये जो लॉ है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, इसका कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शनल केस है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट इसका कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गए लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। चलो अब अभी हमने बात की कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसका एक्सेप्शनल केस है, तो एक्सेप्शनल केस क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि जो डोमिनेंट पावर है वो कुछ कुछ केसेस में अपनी पावर को शो नहीं कर पाता, और जो रेसेसिव है वो पूरी तरह से दब के नहीं रह पाता, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कि जो डोमिनेंट पावर थी वो पूरी तरह से अपने आप को शो नहीं कर पाई। तो जो एक्सेप्शनल केस है वो आपने डिस्कस करना है। तो एक प्लांट के ऊपर इन्होंने स्टडी की थी, इसका नाम है स्नैपड्रैगन प्लांट। ये स्नैपड्रैगन प्लांट है, इसको डॉग प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसके फ्लावर्स की कुछ आप कह सकते हैं शेप होती है, दिखने में जो प्लांट होता है वो कुछ कुछ डॉग की तरह लगता है, इसलिए जो स्नैपड्रैगन प्लांट है इसे डॉग प्लांट भी कहते हैं। तो इस प्लांट के अंदर दो तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं, एक होते हैं रेड फ्लावर्स और एक होते हैं व्हाइट कलर के फ्लावर्स। तो दो तरह के क्या होते हैं फ्लावर्स पाए जाते हैं, एक रेड फ्लावर्स और एक व्हाइट फ्लावर्स। तो इन्होंने क्या करा, रेड कलर का प्लांट ले लिया, यानी रेड फ्लावर वाला प्लांट ले लिया और उसका क्रॉस करवाया व्हाइट कलर के फ्लावर वाले प्लांट से। अब इसके एलिल्स क्या रखे, इसके एलिल्स रखे कैपिटल आर, व्हाइट को वो डब्ल्यू लिख सकते थे, यानी कि व्हाइट डब्ल्यू से डिनोट कर सकते थे, बट इसके लिए उन्होंने क्या करा स्मॉल आर, क्योंकि एक ही तरह के एलिल रखने चाहे तो रेड जो फ्लावर थे उनको किससे डिनोट किया, कैपिटल आर से, और जो व्हाइट फ्लावर वाला प्लांट था उसे डिनोट किया स्मॉल आर से। अब आपको एलिल से ही पता चल रहा है कि जो रेड प्लांट थे वो क्या थे, डोमिनेंट, एंड जो व्हाइट जो प्लांट्स थे वो क्या थे,
रेसेसिव। ठीक है, अब जब इन्होंने एक डोमिनेंट प्लांट का रेसेसिव प्लांट के साथ क्रॉस करवाया तो गैमेट्स क्या बनेंगे, इसका बनेगा आर, इसका बनेगा स्मॉल आर। ये क्या बन गए, गैमेट्स। और जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, तो टेक्निकली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बनना चाहिए था रेड प्लांट, क्योंकि रेड डोमिनेंट कैरेक्टर है और व्हाइट कैरेक्टर क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर है। तो टेक्निकली ये 100% क्या बनना चाहिए था, रेड। बट ये क्या बना, ये बन गया पिंक प्लांट, यानी कि पिंक कलर के फ्लावर्स आ गए और ये बन गए पिंक कलर के प्लांट इन F1 जनरेशन। तब पता चला कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो सभी पर एप्लीकेबल नहीं होता, कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं, कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जिसके अंदर इन जो ये डोमिनेंस की पावर है वो इनकम्प्लीटली शो हो पाती है। यहाँ क्या हुआ, जो रेड कलर था, जो डोमिनेंट कलर था, वो कम्प्लीटली अपनी पावर को शो नहीं कर पाया, अपनी प्रेजेंस को 100% शो नहीं कर पाया, जिसकी वजह से जो व्हाइट कलर था उसने भी अपने आप को शो करने की कोशिश की एंड जो कलर्स थे वो आपस में मिक्स हो गए और क्या बन गया, एक नया कलर बन गया, नए कलर के फ्लावर्स बन गए जो थे पिंक कलर के फ्लावर्स। ठीक है, तो क्या हुआ, F1 जनरेशन में क्या बन गए, पिंक कलर के फ्लावर्स। यही था इनका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक, अब आई F2 जनरेशन। भाई F2 जनरेशन आएगी तो क्या होगा, F1 जनरेशन का क्या होगा, सेल्फ क्रॉस होगा। ठीक, तो हम इसे पुनेट स्क्वायर के थ्रू फिर से शो करेंगे। अब इसे गैमेट्स क्या बनेंगे, बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आई होप आपको अब गैमेट्स बनाने आ गए होंगे। तो एक बनेगा कैपिटल आर, एक बनेगा स्मॉल आर, सेम है तो कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। अब इन दोनों का जब क्रॉस होगा तो होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। तो कितने तरह के फ्लावर्स बन गए, 3 तरह के। एक तो बन गया हमारे पास कैपिटल आर, एक कैपिटल आर एंड एक स्मॉल आर। तो ये तो बन गए कंप्लीटली रेड कलर के फ्लावर्स। ये बनेंगे हमारे पिंक कलर के फ्लावर्स एंड ये हमारे पास क्या बनेंगे, व्हाइट कलर के फ्लावर्स। क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो F1 जनरेशन के इंडिविजुअल में कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे यानी ट्रेट्स प्रेजेंट थे वो क्या होंगे, F2 जनरेशन में अपने आप को अलग अलग भी शो करेंगे। तो जो रेड कलर था वो अलग से शो हुआ, व्हाइट कलर भी अलग से शो हुआ एंड साथ में बने पिंक कलर के फ्लावर्स। तो इसका जीनोटाइप कह लीजिए या फिनोटाइप कह लीजिए, दोनों ही टाइप के जो रेशियो बनेंगे, जीनोटिपिक रेशियो और जो इसका फिनोटिपिक रेशियो है वो बिल्कुल सेम होगा। दोनों रेशियो क्या बनेंगे, 1:2:1, यानी एक बनेगा रेड कलर के फ्लावर्स और 2 का मतलब क्या है, आप क्या बनेंगे, पिंक फ्लावर्स एंड साथ में क्या बनेंगे, व्हाइट कलर के फ्लावर्स। तो इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप बिल्कुल सेम होगा, 1:2:1, इसलिए इसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और इसे हम सेमी डोमिनेंस भी कहते हैं। मतलब पूरी तरह से अपने आप को शो नहीं कर पाए, सेमी मतलब आप मान सकते हैं आधा डोमिनेंट है पर पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं है, पूरी तरह से अपनी पावर को शो नहीं कर पाया। तो ये स्नैपड्रैगन प्लांट है। इसी तरह का एक और प्लांट होता है, इसे हम बोलते हैं 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट ये भी बिल्कुल सेम कंडीशन शो करता है, इसमें भी व्हाइट कलर के और रेड कलर के फ्लावर्स बनते हैं एंड जब इनकी F1 जनरेशन आती है तो इसमें भी पिंक कलर के फ्लावर्स दिखाई देते हैं। तो जो स्नैपड्रैगन प्लांट है एंड 4 o'clock प्लांट है ये दोनों ही अपने आप में इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करते हैं, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शनल केसेस हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपकी बुक में एक कंडीशन दे रखी है, यानी कि एक वायलेट कलर का फ्लावर दे रखा है और ये कह रखा है आप बताओ कि इसका जो एलिल्स है वो क्या है, यानी कि ये कैपिटल W स्मॉल w है या ये कैपिटल W है। ये कंडीशन आपको बतानी है कि ये जो वायलेट कलर है ये होमोजाइगस है या फिर ये हेटेरोजाइगस फ्लावर है, ये आपको कंडीशन बतानी है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने आपको बताया 1:2:1 में क्या आता है, कैपिटल T
कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब ये तो क्या है जीनोटाइप, और फिनोटाइप क्या है 3:1। यानी हम तो जो देखेंगे हमें क्या पता चलेगा कि भाई ये सारे के सारे क्या है टॉल है और ये क्या है ड्वार्फ है। बट मैंने आपको बताया है कि अकॉर्डिंग टू जीनोटाइप, यानी जब हम जीन्स की स्टडी करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये तो क्या है इंटरमीडिएट है, ये प्योर टॉल है और ये क्या है प्योर ड्वार्फ है। तो किसी भी इंडिविजुअल का जो जीनोटाइप है वो कैसे पता करते हैं, उसे हम पता करते हैं टेस्ट क्रॉस के थ्रू। तो आपने अब क्या पढ़ना है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के थ्रू हम किसी भी इंडिविजुअल का जीनोटाइप क्या है वो बता सकते हैं। और इसी के लिए आपकी बुक में एक कंडीशन दी है कि एक वॉयलेट कलर का फ्लावर दिया है और बताना है कि इसका जीनोटाइप क्या है। तो हम बताते हैं इसका जीनोटाइप क्या है, डिस्कस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, वॉयलेट कलर का फ्लावर है और क्या है व्हाइट कलर का फ्लावर है, ठीक है। तो वॉयलेट कलर है तो W कैपिटल W और व्हाइट, क्योंकि व्हाइट है तो स्मॉल w। अब कंडीशन बता रखी है ना हमने कि हमें या तो कैपिटल W है ये या फिर कैपिटल W स्मॉल w है ये। तो हमें कैसे पता चलेगा, हम अभी बताते हैं कि जब एक वॉयलेट कलर का व्हाइट कलर के साथ हम क्रॉस करवाएंगे तो गैमेट्स बनेंगे। गैमेट क्या बनेगा कैपिटल W और यहाँ क्या बनेगा स्मॉल w। तो जो F1 जनरेशन आएगी वो क्या आएगी कैपिटल W स्मॉल w, यानी कि 100% क्या बनेंगे वॉयलेट कलर के फ्लावर्स, ठीक है। यही तो हमें बताना है कि ये कंडीशन है या फिर ये कंडीशन है। अब इसको पता करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं और टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है कि जो F1 जनरेशन आई है यानी कि जो हेटेरोजाइगस कंडीशन आई है उसका जो प्योर रेसेसिव पेरेंट है उसके साथ अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो हम बता सकते हैं कि जो हमारे पास F1 जनरेशन आई है वो प्योर है यानी कि वो होमोजाइगस है या फिर हेटेरोजाइगस है। अब कैसे बताएंगे, इसका क्रॉस कराते हैं, ठीक है, इनका आपस में क्रॉस कराते हैं। तो हम अगेन पुनेट स्क्वायर के थ्रू इनका क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। इसके गैमेट्स क्या बनेंगे, इसके गैमेट्स हम यहाँ बनाते हैं, इसके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल W एंड स्मॉल w। इसके गैमेट्स क्या बनेंगे स्मॉल w, ठीक है। तो अब जब इनका क्रॉस होगा तो कैपिटल W स्मॉल w बनेगा। जब इनके क्रॉस होंगे तो स्मॉल w एंड यहाँ पर भी क्या बनेगा स्मॉल w, यानी कि क्या बना रेशियो क्या आ गया 1:1 आ गया ना। यानी कि इसमें क्या बनेंगे वॉयलेट भी बनेंगे और क्या बनेंगे व्हाइट भी बनेंगे। तो क्या आ जाएगा 1:1 का रेशियो आ जाएगा, यानी दोनों ही तरह के यहाँ पर फ्लावर्स बन जाएंगे। तो अगर आपको कोई भी कंडीशन दे रखी है और आप उस कंडीशन का रेसेसिव पेरेंट के साथ जब क्रॉस करवा देते हैं तो क्या बनेगा वहां पर आपको प्योर कंडीशन भी आएगी, यानी कि जो ये वाले कलर है ये क्या बनेंगे ये वॉयलेट कलर आ जाएंगे और जो रेसेसिव कंडीशन है वो भी आपको दिखाई देगी। तो क्या रेशियो बन जाएगा 1:1 बन जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम यही कंडीशन है ये कैसे पता, दूसरी कंडीशन में भी क्रॉस करके देख लेते हैं, यहाँ क्रॉस करके दिखा देती हूँ मैं आपको। तो अगर ये कंडीशन हो गई ये वाली कैपिटल W एंड स्मॉल w, यानी कि अगर ये जो वॉयलेट है वो कैपिटल W यानी प्योर कंडीशन है और जो व्हाइट है वो तो हमारा रेसेसिव है ही, ठीक है। क्या करेंगे टेस्ट क्रॉस में इसका किससे क्रॉस करवा देंगे रेसेसिव के साथ क्रॉस करवा देंगे और जब इनका क्रॉस करवाएंगे तो पुनेट स्क्वायर बना के देख लेते हैं क्या आएगा। इंडिविजुअल प्योर डोमिनेंट है तो गैमेट्स क्या बनेंगे कैपिटल W और जो हमारे पास क्योंकि टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं तो टेस्ट क्रॉस में हमारा दूसरा पेरेंट क्या होगा प्योर रेसेसिव, ठीक। अब इनका क्रॉस करवा लो क्या बनेंगे कैपिटल W स्मॉल w एंड अगेन कैपिटल W स्मॉल w, यानी कि जो 100% प्रोजेनी आई वो क्या बन गए वॉयलेट कलर के यानी कि पर्पल कलर के। ये है टेस्ट क्रॉस का डिफरेंस जो आप बता सकते हैं कि इसका जीनोटाइप क्या होगा। यानी कि अगर कंडीशन है हेटेरोजाइगस F1 जनरेशन में और इसका हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं तो कंडीशन क्या है 50-50 आएगी, मतलब 50 बन जाएंगे वॉयलेट और 50 बन जाएंगे रेसेसिव यानी कि व्हाइट। लेकिन अगर
जो ये कंडीशन है, अगर ये है होमोजाइगस और जब इस होमोजाइगस का दूसरे रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे तो 100% क्या बनेंगे, डोमिनेंट वाले जो फ्लावर हैं वो बनेंगे, और सारी की सारी जो जनरेशन आएगी वो चाहे 100 आए या 200 प्लांट आए वो कैसे बनेंगे, डोमिनेंट वाले यानी कि बैगनी रंग के यानी वॉयलेट कलर के बन जाएंगे। टेस्ट क्रॉस के थ्रू आप बहुत ही इजीली जीनोटाइप बता सकते हैं कि अगर जीनोटाइप एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव वाला है तो जो F2 जनरेशन आएगी वो 50-50 होगी, मतलब उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर भी आएंगे और रेसेसिव कैरेक्टर भी आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर जो आपको मिली है F1 जनरेशन वो कंप्लीटली प्योर डोमिनेंट और प्योर डोमिनेंट है, तो आप जब उसका टेस्ट क्रॉस करवाएंगे प्योर रेसेसिव के साथ तो 100% जो बनेगा वो बनेगा, जो नेक्स्ट जनरेशन वो बनेगी क्या, डोमिनेंट वाली ही, यानी कि जो F1 F2 जनरेशन आएगी वो 100% वॉयलेट कलर की होगी जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है। तो आप कह सकते हैं कि हम टेस्ट क्रॉस क्यों कराते हैं, टू नो द जीनोटाइप। क्यों करवाते हैं, टू नो द जीनोटाइप की कंडीशन कैसी है, कैपिटल टी कैपिटल यानी कि पूरी डोमिनेंट है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है यानी कि हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस कंडीशन है। तो हम इसको जीनोटाइप बताने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। अब टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन क्या कह सकते हैं हम, टेस्ट क्रॉस इज क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड। हाइब्रिड क्यों कहा हमने, क्योंकि हम इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं ना, यानी इसकी बात कर रहे हैं, विद रेसेसिव पेरेंट। इसी को हम क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है, जो F1 हाइब्रिड हमें मिला है उसका रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करना क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस। ऐसे ही एक होता है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास टॉल प्लांट है, ठीक है, और ये क्या हमारे पास ड्वार्फ प्लांट है, तो अगर टॉल मैंने ले लिया फीमेल इन वन क्रॉस और जो ड्वार्फ है वो मैंने ले लिया मेल, और जब इन दोनों का क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में क्या मिलेगा मुझे, कैपिटल टी स्मॉल टी, 100% क्या मिल जाएंगे, टॉल। यही कंडीशन तो आती है ना। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब होता है कि अगर हमने एक कंडीशन में जो फीमेल है वो लिया है डोमिनेंट और जो मेल है वो लिया है रेसेसिव, तो अगर हम कंडीशन को बदल दें, यानी कि अगर हम क्रॉस में जो फीमेल है वो ले लें रेसेसिव और जो मेल है वो हम क्या ले लें, डोमिनेंट। कैरेक्टर्स तो सेम है ना, बस हमने क्या करा कि पहली कंडीशन में हमने फीमेल डोमिनेंट ले ली थी, अब हमने क्या करा, हमने मेल को डोमिनेंट ले लिया और फीमेल को हमने क्या ले लिया, रेसेसिव। तो अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोकल क्रॉस कि अगर हम पेरेंट्स को बदल दें, पेरेंट्स को स्वाइप कर दें, कि अगर हम डोमिनेंट पेरेंट जो हमने पहले क्रॉस में लिया था और अगर हम सेकंड क्रॉस करें तो जो डोमिनेंट है उसे हम रेसेसिव बना दें, यानी कि अगर हमने एक क्रॉस में फीमेल डोमिनेंट लिया है और दूसरे क्रॉस में अगर हमने फीमेल को रेसेसिव लिया है और इनकी बीच अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो जो F1 जनरेशन है क्रॉस करवाने के बाद भी F1 जनरेशन क्या आएगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि 100% टॉल। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फीमेल डोमिनेंट है या मेल डोमिनेंट है, अगर कोई कैरेक्टर डोमिनेंट है तो F1 जनरेशन में वही कैरेक्टर शो होगा जो डोमिनेंट है, चाहे वो मेल के पास हो चाहे वो फीमेल के पास हो। यही है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब बस ये है कि पेरेंट्स को बदल दो, कि जो पहली कंडीशन में हमने अगर डोमिनेंट लिया है तो सेकंड कंडीशन में हमने वो पेरेंट रेसेसिव ले लें, और जो पहली कंडीशन में रेसेसिव है सेकंड कंडीशन में अगर हम डोमिनेंट ले ले और उनके बीच में क्रॉस करवाए तो भी जो F1 जनरेशन है वो सेम ही आएगी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। यही है रेसिप्रोकल क्रॉस। एक और क्रॉस है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक है बैक क्रॉस। जैसे कि यह है टेस्ट क्रॉस वैसे ही एक होता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब होता है F1 जनरेशन का, यानी कि F1 जो हाइब्रिड आया है, ठीक है, यानी कि जो ये टॉल आया है F1
उसका अगर हम किसी भी एक पेरेंट के साथ, आइदर वो हो रेसेसिव या वो हो डोमिनेंट, किसी भी एक पेरेंट के साथ, चाहे वो रेसेसिव हो चाहे वो डोमिनेंट हो, अगर हम F1 जनरेशन का या तो डोमिनेंट पेरेंट के साथ या रेसेसिव पेरेंट के साथ जब क्रॉस करवाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। अगर रेसेसिव के साथ करवाएंगे तो सीधी सी बात है वो कहलाएगा टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो बैक क्रॉस के अंदर ही आता है टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब क्या है, पीछे जाके क्रॉस कराना, यानी कि जो F1 जनरेशन का इंडिविजुअल आया है उसका किसी एक पेरेंट के साथ क्रॉस करवाना, चाहे वो पेरेंट रेसेसिव हो चाहे वो पेरेंट डोमिनेंट हो, किसी भी एक पेरेंट के साथ क्रॉस करवाना क्या कहलाता है, बैक क्रॉस। एंड बैक क्रॉस के अंदर ही आता है टेस्ट क्रॉस, जब हम किसी F1 इंडिविजुअल का उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो उसे हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक, अगर कोई पूछे कि बैक क्रॉस क्या होता है तो किसी भी एक पेरेंट के साथ क्रॉस कराना, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रेसेसिव हो, F1 जनरेशन का, यानी जो F1 जनरेशन का इंडिविजुअल आएगा उसका किसी भी एक डोमिनेंट या रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराना क्या कहलाता है, बैक क्रॉस। और अगर हम सिर्फ रेसेसिव के साथ करवा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस। आई होप आपको इतने क्रॉसेस समझ में आ गए हों। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मैं आपको समझाऊंगी तो फिर सब मिक्स हो जाएगा। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और कोई भी अगर क्वेश्चन हो या कोई भी क्रॉस आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में पहले जो क्रॉसेस है वो समझा दूंगी, नेक्स्ट आगे वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो तब तक पढ़ते रहिए और हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।